हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में सरल रेखा में गति वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसमें विरामावस्था गति अवस्था, विरामावस्था गति अवस्था और एक विमीय गति, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति तथा अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसके आगे बढ़े। अब इसके आगे है हमारे टॉपिक दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूरी से। दूरी, डिस्टेंस। दूरी कहने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु किसी समय में 1 सेकंड में, 2 सेकंड में या 1 घंटे में कितनी पथ की लंबाई वो चल रही है। जैसे कोई वस्तु यहां रखी थी, ये कोई वस्तु है जो पॉइंट ए पे स्थित है। अब हमने देखा कि 2 सेकंड बाद ये वाली वस्तु उठ के यहां चली गई ए डैश बिंदु पर। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि 2 सेकंड में वस्तु जो यहां रखी थी बिंदु ए पर, वो वस्तु बिंदु ए डैश पर पहुंच गई। यानी 2 सेकंड में उसने इतनी दूरी, इतनी पथ की लंबाई उसने कंप्लीट कर ली, यानी दूरी तय कर ली। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी सिंपल है, कोई ज्यादा वैसी नहीं है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा, वस्तु कुछ भी हो सकती है, इंसान हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, बाइक हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, कुछ भी हो, हम सभी को वस्तु में इंक्लूड करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। अब वैसे करने के लिए तो हम स्मॉल एस से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल एस थोड़ा सा जनरलाइज्ड है, तो हम इसलिए ज़्यादातर स्मॉल एस का यूज करेंगे। वैसे तो एक्स से भी करते हैं, वाई से भी करते हैं, डी से करते हैं, आपकी मर्जी है, जिससे करना चाहे करिए, लेकिन वहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये भैया हमारी दूरी है। यानी हमने कह दिया कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं तथा इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अभी बहुत टाइम बाद डेफिनेशन आई है हमारे पास, तो डेफिनेशन में हर एक चीज में पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अभी यहाँ कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है, फॉर्मूला हम इस पर लिखेंगे दूरी का जब चाल के बारे में पढ़ेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय में। तो कोई भी डेफिनेशन आएगी उसके बाद हमें 2 या 3 चीजें देखेंगे। पहली कि इस जो डेफिनेशन है उसका मात्रक क्या है। अब दूरी है, और दूरी में हम क्या कह रहे हैं कि ये पथ की लंबाई है, यानी पथ की लंबाई, इसका मात्रक क्या रहेगा, पथ की लंबाई तो लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, और विमा क्योंकि लंबाई है तो लंबाई की विमा तो सभी को पता है, कैपिटल एल। फिर आया राशि पर। राशि कैसी रहेगी, अदिश। अदिश राशि कौन सी बताई थी कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसे अदिश राशियां कहते हैं। फिर इसके बाद है हमारा विस्थापन। विस्थापन थोड़ा पहले इससे उतारो, विस्थापन के अलग करेंगे, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। विस्थापन, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में कुछ छोटा सा ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं। अब जैसे बाद में डेफिनेशन लिखेंगे, पहले दूरी और विस्थापन में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है कि कोई वस्तु है जो इस पॉइंट पे रखी है बिंदु ए पर, ठीक। अब ये गति करना चालू करती है, ये ऐसे गई और घूमी, इधर ऐसे होकर के आई, इस वाले बिंदु पर आ गई ए डैश, ठीक।
तो इस वस्तु द्वारा जो बिंदु ए पर स्थित थी उसके द्वारा जो तय की गई दूरी, वो दूरी तो होगी ये वाली जो पथ की लंबाई थी, उसमें कौन कौन से पथ पर वो कहाँ से होकर गई, जो भी लंबाई है। यानी क्या कह रहे हैं कि दूरी तो होगी जो पथ की लंबाई है। डेफिनेशन में यही बोला था कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, निश्चित समय में तय की गई दूरी को, पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। पथ कौन सा है इस वस्तु का? ये वाला। तो जितनी भी वो यहाँ पर पथ की लंबाई उसने कवर करी वो तो होगी उसकी दूरी। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट पर, विस्थापन पर। विस्थापन क्या कहता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति मतलब कि जब उसने गति चालू करी थी, स्टार्ट करी थी, तब उसकी स्थिति क्या थी, उसे बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति। कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, तथा अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति किसको कहेंगे? जहां उसकी गति खत्म हो गई, जहां वो बिल्कुल विराम अवस्था में आ गया। यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? ये वाली। न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? बिल्कुल परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन खींच देंगे तो हमसे सबसे न्यूनतम दूरी मिलेगी। तो डेफिनेशन इसकी इस तरीके की, थोड़ा अंतर है बस यही कि दूरी में हम कह रहे हैं कि पथ की लंबाई जो है उसको दूरी कह रहे हैं। विस्थापन क्या कह रहे हैं कि वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? जहां से वो गति, जिस बिंदु से वो गति प्रारंभ करे, तथा अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है? कि जहां पर उसकी गति विराम अवस्था में आ जाए। यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ये शब्द बोलना बहुत जरूरी है, न्यूनतम। अगर न्यूनतम नहीं बोला तो मामला खराब। न्यूनतम, अगर न्यूनतम नहीं बोला तो फिर तो दूरी कोई सी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। बीच की डिस्टेंस तो ये भी है ना। हमें बोलना पड़ेगा कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अभी इसके बाद 2-3 एग्जांपल और लेंगे, उससे और आपको ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी वस्तु की निश्चित समय में प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। फिर क्या है? इसे स्मॉल डी फॉर डिस्प्लेसमेंट से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु की किसी निश्चित समय में, देखो समय बोलना जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रारंभिक स्थिति यहाँ ली थी हमने और अंतिम स्थिति यहाँ ली थी, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई समय ही नहीं लगा पहुंच गई वहां पे। निश्चित समय होना चाहिए कि किसी वस्तु की निश्चित समय में प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये न्यूनतम वाली चीज जरूर बोलनी है। अगर ये नहीं बोली तो मामला सारा डेफिनेशन पूरी खराब, विस्थापन का फिर कोई मतलब रहा ही नहीं। फिर इसके बाद क्या है? मात्रक। अब मात्रक देखो परिभाषा में छिपा हुआ है। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी। और दूरी क्या है? पथ की लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। फिर आएंगे विमा पर, और मीटर की विमा स्मॉल एल। और राशि होती है सदिश। यानी इस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जब दूरी की बात कर रहे थे तो हमें वहां पर सिर्फ परिमाण की आवश्यकता थी, दिशा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सदिश राशि है विस्थापन, इसलिए हमें यहाँ पर दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब ले लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, जहां से कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे तो हमारा दूरी और जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे तरीके से हमें पता चल जाता है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि यदि कोई वस्तु ले लो, कोई वस्तु
बिंदु ए से गति प्रारंभ करके वृत्ताकार पथ यानी कहना हम ये जा रहे हैं कि कोई ये है इस तरीके से बिंदु ए, कोई वस्तु है यहां से एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है और वो उसके व्यास के अकॉर्डिंग बिंदु बी पर आ जाता है। इसको मान ले रहे हैं हम O और इसकी जो त्रिज्या है वो मान लिया हमने R। क्या कह रहे हैं, यदि कोई वस्तु बिंदु A से प्रारंभ करके बिंदु B वृत्ताकार पथ की बिंदु B पर अपनी गति या बिंदु B पर विराम अवस्था में आ जाता है, ये बोलते हैं विराम अवस्था में आ जाता है। अब हमें यहाँ पर दो चीजें निकालनी है, हमें निकालना है एक तो दूरी निकालनी है और दूसरा निकालना है कि विस्थापन। अब दूरी क्या थी, क्या कह रहे थे दूरी में कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई, यानी तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी बराबर क्या कह रहे थे पथ की लंबाई, यानी वस्तु जो A है वो यहां से गति चालू करी और ये ऐसे चलते 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 और यहां तक आ गई, है ना। ये तो कह रहे हैं कि बिंदु A से चली, पथ तो उसका ये वाला हो गया वृत्ताकार, हम बोला हमने प्रारंभ करके वृत्ताकार पथ के बिंदु B पर विरामावस्था में आ जाती है वस्तु, कहते हैं तो आ जाती है कि आ जाती है। तो पथ की लंबाई कितनी होगी, तय की गई दूरी, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। अगर ये पूरा वृत्त होता इस तरीके से, सॉरी पूरा बोलने में बात, अगर ये पूरा वृत्त होता तो इसकी ये परिधि होती वो कितनी हो जाती है, अगर हमें त्रिज्या दे रखी है 2πr दे रखी है तो परिधि कितनी हो जाती 2πr, यानी तय की गई दूरी कितनी होगी 2πr/2, क्योंकि पूरा जो चक्कर है वो तो है 2πr, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आधे की, तो आधे के लिए की बात क्या करेंगे, 2 से दे देंगे भाग, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या πr, यानी वस्तु जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी तो होगी हमारी πr की जो पथ की लंबाई है वो इस तरीके से गया, यहाँ बिंदु B पर आ गया। अब आए विस्थापन पर। अब विस्थापन की क्या परिभाषा थी, विस्थापन में क्या कह रहे थे कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है बिंदु A, अंतिम बिंदु कौन सा है बिंदु B, तो बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी है, बीच की न्यूनतम दूरी ये वाली, यहां से लेके यहां तक, यानी R और ये भी R रहेगी, यानी R प्लस R, यानी ये हो गया वृत्ताकार पथ का व्यास, और व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या। अगर हमें R त्रिज्या दे रखी है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट तो हमें निकल आएगा 2R। ठीक, और लेते हैं एग्जांपल, इसे आप बता लेना, पॉज कर लेना वीडियो, वहां से आ जाएगा, नहीं तो अगर इस तरीके से वो टाइम देने लगे लिखने के लिए तो वीडियो तो फिर लंबी जाती रहेगी, फिर तो ना तुम देख रहे ना मुझे मजा आएगा कुछ करने में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी, एग्जांपल देख लो पहले क्या, कि एक वृत्त स्क्वायर में वर्गाकार कोई पथ बना हुआ है, कोई मैदान है जिसका जो पथ है वो वर्ग में है और जिसका बिंदु A ये है, B, C और D, इसकी भुजा मान लेना है A, क्योंकि वर्ग तो वर्ग की भुजा तो चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई खिलाड़ी है जो बिंदु A से स्टार्ट करी, उसने गति प्रारंभ करता, A से B पर गया, B से C पर आया, C से D पर आया और D से दोबारा लौटकर बिंदु A पर आ गया, तो हमें पता करना है कि इस खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और तय किया गया विस्थापन कितना है। यदि कोई खिलाड़ी, दोबारा वही लिखेंगे, यदि कोई खिलाड़ी
बिंदु ए से गति प्रारंभ करके बिंदु बी, बिंदु सी व बिंदु डी से होते हुए पुनः बिंदु ए पर पहुंच जाता है। जो बात कह रहे थे हमने वही सिर्फ हिंदी में लिख दिया कि कोई खिलाड़ी है, बिंदु ए से गति प्रारंभ करता है, ए से बी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, सी से डी पर और डी से ए पर। और अगर आसान करना है तो ब्रैकेट में लिख लो चित्रानुसार। ज़्यादा हमें कुछ बताने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने बस इतना बता दिया कि बिंदु ए से प्रारंभ कर रहा है गति, बिंदु बी, बिंदु सी तथा बिंदु डी से होते हुए पुनः बिंदु ए पर पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि इस खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और तय किया गया विस्थापन कितना है। तो तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे कि खिलाड़ी जो है ए से स्टार्ट करा, ये गया यहां तक, फिर बी से सी पर आया और फिर सी से डी पर आया और फिर डी से दोबारा ए पर आया, यानी उसने पूरा ऐसे गया, पूरा एक चक्कर लगा दिया। और वर्ग का जो एक चक्कर होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग का परिमाप। और परिमाप वर्ग का क्या होता है, 4 गुणा भुजा, क्योंकि यहाँ पर भुजा हमने ए ले ली है, स्मॉल ए, तो कितना हो जाएगी दूरी, 4a। तय की गई दूरी बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब चारों क्योंकि वर्ग है, ठीक, क्योंकि सॉरी वर्ग है तो चारों की भुजाएं ए रहेगी, a प्लस a दैट्स मीन 4a। तो दूरी तो निकल आई 4a। अब दूसरी बात कह रहे हैं विस्थापन। अब विस्थापन बताओ कितना होगा। विस्थापन की कोई दोबारा प्यारी सी परिभाषा, उसमें हम कह रहे थे कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब भैया यहाँ क्या हो रहा है कि खिलाड़ी बिंदु ए से ही तो चालू करा था, है ना, बिंदु ए से तो चालू करा और दोबारा पुनः वो बिंदु ए पर ही पहुंच गया, यानी जहां से चालू करा मैं वहां से घूम के आया और वहीं दोबारा आके खड़ा हो गया। यानी मेरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु या प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति मेरी दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा, कुछ नहीं भैया, यहाँ से गति चालू करी, दोबारा गया, यहीं आ गया। यहाँ से बिंदु ए से चालू कर था, घूमा फिरा और दोबारा वहीं आ गया, यानी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी होगी, बिल्कुल 0। यहाँ लिखेंगे 0 और ब्रैकेट में लिख देंगे आगे हमें ध्यान रखने के लिए, चूंकि क्या लिया खिलाड़ी है, चूंकि खिलाड़ी की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति दोनों ही समान है। अब समान होंगी यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वो वापस आ गया, तो उसमें कोई अंतर पड़ेगा है ही नहीं। जहां से दूरी चालू करी वहीं से दूरी लौट के आ जाओगे। जैसे आप लोग अपने घर से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से दोबारा घर आते हो। जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा, मेरा कॉलेज है, कोई मेरा कॉलेज से मान के चलो 3 किलोमीटर, मैं पहले कॉलेज गया 3 किलोमीटर, यानी घर से चला होम से, और ये मेरा कॉलेज है, पहले कॉलेज गया मैं 3 किलोमीटर और फिर उसी कॉलेज से वापस आ गया, जब छुट्टी होगी वापस आ गया 3 किलोमीटर। जाने में जितनी दूरी होगी उतनी आने में रहेगी। अब मेरे द्वारा तय की गई दूरी तो होगी 3 और 3 6 किलोमीटर, लेकिन जो विस्थापन है, क्योंकि मैंने अपना घर से ही स्टार्ट किया और कॉलेज गया, कॉलेज से दोबारा घर आ गया, तो विस्थापन हो गया मेरा 0, क्योंकि जिस पॉइंट से घर से निकला था दोबारा लौटकर घर ही आ गया, तो विस्थापन बिल्कुल 0, कुछ भी नहीं हुआ, बस दूरी तय करी है, विस्थापन तो बिल्कुल किया ही नहीं। हाँ, अगर हम ये बात करते कि मैं बस घर से निकला और कॉलेज पहुंच गया, घर से निकला कॉलेज पहुंच गया, जो बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तब यहाँ क्या होता, दूरी भी 3 किलोमीटर रहती और विस्थापन भी 3 किलोमीटर रहता।
लेकिन विस्थापन में एक कंडीशन ये है कि अगर मेरा कॉलेज और घर जो है बिल्कुल सीधा सीधा रोड होना चाहिए, ये नहीं कि गलियों में से मुड़ के जाऊंगा। अगर गलियों में से मुड़ा तो दूरी अलग होगी, विस्थापन अलग रहेगा। यहाँ केस स्पेशल केस में ये है कि घर और जो कॉलेज है उन दोनों का बीच का जो रोड है वो बिल्कुल सीधा सीधा है। आया समझ में? तो दूरी क्या कह रहे थे, दोबारा रिपीट कर ले रहे हैं एक बार कि दूरी कह रहे थे कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कह रहे थे कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कह रहे थे। अब विस्थापन, अब इसके बाद करेंगे हम दूरी तथा विस्थापन के बीच का अंतर। दूरी तथा विस्थापन के बीच का, अब आते हैं दूरी तथा विस्थापन के बीच में क्या 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 अंतर होता है। अंतर छोटे छोटे हैं, वैसे तो काफी सारे अंतर है, लेकिन जो तीन चार अंतर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो दो पार्ट करेंगे हम अपने कॉपी के, जैसे बचपन में करते थे 6th 7th 8th क्लास में, 9th और 10th में किया, अब भी करेंगे। एक तरफ तो लिखा दूरी और एक तरफ लिखेंगे विस्थापन। इधर लिख लिया दूरी और इधर लिख लिया हमने विस्थापन। सही है। अब पहला पॉइंट, पहला क्या रहेगा? पहले में तो हम एक अंतर ये बढ़ा सकते हैं कि दोनों की अलग अलग जगह पे परिभाषा लिख दें। यहाँ कहते हैं कि पथ की लंबाई है, यहाँ कहते हैं प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, लेकिन उसका कोई फायदा इतना है नहीं। क्या करेंगे? बेवजह का डेफिनेशन तो हमें याद ही है, अपने पॉइंट ही बढ़ा लें, ये बेकार की चीज है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि दूरी होती है अदिश राशि। यह एक अदिश राशि है, यानी सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है दूरी को कि दिशा दो या ना दो, दूरी तो दूरी है कि मैं किधर भी जा सकती हूँ। विस्थापन इसमें ये है हमारी, ये है एक सदिश राशि, सदिश राशि है। विस्थापन सदिश है और दूरी जो है हमारी अदिश है। दूसरा अंतर यह है कि यह, या ऐसे करो, यह मत लिखो, यह से बचने के लिए इनके नाम ही लिखो कि दूरी एक अदिश राशि है और यहां करते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है। अब यहां भी कहेंगे कि दूरी पथ की आकृति पर निर्भर करती है। और सेकंड, विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्या मतलब हो गया इसका? पहला वाला तो पॉइंट क्लियर किया, अदिश राशि है और एक सदिश राशि, उसका तो हमें पॉइंट पता है कि क्या है, लेकिन पथ की आकृति पर निर्भर कर रहा और एक उसकी आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा। कहने का तात्पर्य कि अगर ये बिंदु ए है और एक बिंदु ए भी है, अब इनके बीच तो हम कैसे भी जा सकते हैं। मान के चलो ये तो प्लेन है कि तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा घर और तुम्हारा कॉलेज। घर से कॉलेज जाने के लिए काफी सारे रास्ते होते हैं अलग अलग, कि कोई कैसे जा रहा, कोई इधर से चला गया, कोई ये हो गया, कोई ये हो करके घूम के वो कहीं से आया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक से अधिक रास्ते होते हैं, तो और हर किसी की अलग अलग दूरी भी रहेगी कि कहीं किलोमीटर जाता है, कहीं मीटर जाता है। तो दूरी तो होगी, दूरी की डेफिनेशन होगी पथ की लंबाई। अगर कोई बंदा जो है वो इस वाले पथ से आ रहा है तो उसकी दूरी तो ये होगी, इससे जाएगा तो इससे वाली होगी, इससे जाएगा तो ये वाली होगी, इससे जाएगा तो ये वाली होगी। यानी दूरी जो है, जो पथ है हमारा, जिस पथ पे हम चल रहे हैं, उसकी आकृति पर, उसकी जो नेचर है, उसकी जो शेप है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन विस्थापन जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि विस्थापन की जो डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति ये थी और अंतिम स्थिति ये थी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी तो बिल्कुल सीधे सरल रेखा खींच के हम निकाल सकते हैं। तो बीच की न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है, यानी विस्थापन जो है पथ की आकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि दूरी जो है उसकी पथ की आकृति पर निर्भर करेगा। थर्ड थोड़ा सा बढ़िया है।
कि विस्थापन के शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि दूरी भी शून्य हो। विस्थापन के शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि दूरी भी शून्य हो। अभी देखा था ना, जो यहां से एग्जाम्पल लिया था पिछला वाला स्क्वायर वाला, कि उसने यहां से चालू करी थी ना, दोबारा घूम गया था, विस्थापन तो 0 हो गया था, लेकिन दूरी 0 नहीं हुई थी। यानी कहने का यही हो कि विस्थापन के शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि दूरी भी हमारी शून्य हो। ऐसी थर्ड ये रहेगा। यहां थोड़ा सा उल्टा है कि दूरी के शून्य होने पर, दूरी क्या है, यानी पथ दूरी का शून्य होने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है जो है वो अपनी जो स्थिति है वहां से हिली ही नहीं, वहां से वो चली ही नहीं, यानी जिस स्थिति पर थी वो उसी स्थिति पर है दोबारा। कुछ समय बाद वो वहीं की वहीं विरामावस्था में कह सकते हैं कि समय के साथ साथ वो वहीं की वहीं पूरी है, यानी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति उसकी सेम है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि दूरी के शून्य होने पर विस्थापन का शून्य होना आवश्यक है, जबकि यहाँ क्या था कि विस्थापन के शून्य होने पर दूरी का शून्य होना आवश्यक नहीं है। यहाँ कहेंगे दूरी के शून्य होने पर विस्थापन का शून्य होना आवश्यक है। कोई दूसरा चारा ही नहीं है, कंपलसरी है। अगर दूरी शून्य होने का मतलब क्या है कि वो वस्तु जो है या पिंड जो है, इंसान जो है, मनुष्य जो है, जो भी है, वो अपनी स्थिति से हिला ही नहीं, वो अपनी स्थिति से उसने कहीं वो ट्रेवल ही नहीं किया, यानी वो जिस स्थिति पे था उसी स्थिति पर बाद में, यानी दूरी बिल्कुल शून्य की विस्थापन है, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति दोनों वो भी सेम है, तो विस्थापन भी शून्य हो गई होगा। फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फोर्थ नंबर, ये आपसे कई जगह पूछा जाएगा। पॉलिटेक्निक वगैरह का टेस्ट दोगे, 9th 10th का आता है, उसमें 11th 12th के बाद आप दोगे नीट वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह, इनमें भी कभी कभार पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन में एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी है कि विस्थापन जो है ना वो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक कुछ भी हो सकता है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि जो विस्थापन है वो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक कुछ भी हो सकता है। शून्य तो हमने देखा था कि जिस बिंदु से वो स्टार्ट करा तो दोबारा उसी बिंदु पर लौट के आ गया तो शून्य हो गया। धनात्मक भी देख लिया, ऋणात्मक का अभी एक एग्जांपल ले लेंगे, इसके बाद मैं आप वीडियो जो है पॉज कर रहा हूँ और एक न्यूमेरिकल लिखूंगा अभी, उसे थोड़ा समय बचाने के लिए। हाँ, तो न्यूमेरिकल ये है, उसी पर दूरी तथा विस्थापन पर एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में ईस्ट में तय करती है, तत्पश्चात 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। हमें एक तो कुल दूरी बतानी है, विस्थापन बताना है कि कितना होगा। तो कभी भी हमारे इस क्वेश्चंस वगैरह में अगर दिशा की बात करें कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वगैरह इनकी बात करें तो हमेशा इस तरीके से नोटेशन मानना आसानी रहती है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ के सामने साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो एक वर्ड बना है ना न्यूज, वो यहीं से बना है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं की जो खबर रखे वो न्यूज, NEWS। तो क्या कह रहा है कि एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा किधर है, इस साइड में, यानी हमारी जो वस्तु है वो यहां से मानो
कि वो गया पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट इधर माना हमने, मैक कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, सही। फिर कह रहे हैं तत्पश्चात यानी उसके बाद वहां 5 किलोमीटर चलने के बाद 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा किधर है, ऊपरी साइड, 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। थोड़ा इधर साफ सा है कि 5 किलोमीटर तो उसने ईस्ट डायरेक्शन में चला पूर्व दिशा में, उसके बाद उसने 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, 12 किलोमीटर यहाँ, यानी यहां से चालू करा और वो बेचारा जो भी है कार जो है वो वहां तक पहुंचे। अब कह रहे हैं कि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब दूरी का क्या था कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तो जो कार है, अब यहाँ वस्तु के क्या है, क्या कार, तो वस्तु एक कहां से चली, एक तो उसने ये वाली डिस्टेंस कवर करी और दूसरी क्या करी, ये वाली, तो दूरी कितनी आ जाएगी सिंपली कि ये वाला पथ प्लस ये वाला पथ, 5 + 12 दूरी तो आ गई 17 किलोमीटर। और फिर कह रहे हैं कि विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे कि दोनों बिंदुओं के बीच में क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींच दो चुपचाप, एक सरल रेखा खींच दी तो हमें वो विस्थापन पता चल जाएगा। और क्योंकि हमारी जो दिशाएं होती हैं चारों दिशाएं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। तो दूरी की बात करी तो तब तो हमने ये बोल दिया कि ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस दोनों को मिला के 5 + 12 होगा 17 किलोमीटर तो दूरी होगी। लेकिन जब विस्थापन की बात करेंगे तो इस वाली स्थिति से और इस वाली स्थिति के बीच की हमें दूरी निकालनी है। और चूंकि हमारी दिशा एक दूसरे के लंबवत है, अभी इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये समकोण त्रिभुज बनना है ना, और एक होती है समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं तय की गई दूरी। तय की गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर कितना हो गया अपने पास 17 किलोमीटर, ठीक। और विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन बराबर, विस्थापन क्योंकि समकोण त्रिभुज बनना है। अब ये हमारा कर्ण है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज होता है तो इसको कर्ण कहते हैं, जो नीचे है उसे आधार कहते हैं, और जो लंबवत खड़ा है उसे लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो कहता है। अब यहाँ पे लंब हमारा 12 किलोमीटर है, आधार हमारा 5 किलोमीटर है, हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस। तो सिंपली डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और यहाँ तुम ब्रैकेट में लिखना चूंकि, इसी के आगे चूंकि, और ये चित्र भी बनाना ये भी बनाना, कर्ण का स्क्वायर बराबर, या ऐसे लिख दो पूरा नहीं लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रमेय। बेचारे पाइथागोरस बाबा हमें बढ़िया सी तो देखेंगे प्रमेय, बच्चे याद नहीं करते, नाम भी बढ़िया पाइथागोरस 10 रहेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 × 5 प्लस 12 का स्क्वायर 12 × 12 144, दोनों को जोड़ा कितना है 169 169। अब 169 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी वर्ग होता है 13 का, यानी 13 किलोमीटर, यानी दूरी तो निकल आई हमारे पास 17 किलोमीटर, यहाँ से वो गया वहां तक निकाल दिया, लेकिन जो विस्थापन निकल के आया वो सिंपल बस 13 किलोमीटर ही निकल के आ पाया। इतना उतारो जल्दी से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम चाल, फिर पढ़ना है वेग, चाल है, चाल के प्रकार है, चाल के भी 2-3 प्रकार है, सारी चीजें पढ़नी है एक साथ। अभी मैं लिख रहा हूँ, मिटाते हैं। अब चाल पे आते हैं, कुछ तो हो ही जाए, लिखना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा समय मुझे लग रहा है ज़्यादा जा रहा है। आप लोग तो ये भी कर सकते हो कि जो है वीडियो उसे डायरेक्ट 1 की स्पीड में ना देखे 1.5 पे देखो,
1.25 या 1.5 पे, तो उससे तुम्हारा समय भी बचेगा, थोड़ी जल्दी भी हो जाएगा, काम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है चार्ज। अंग्रेजी में कहेंगे इसको स्पीड। देखो कुछ हमारी फिजिक्स है ना, इसमें कुछ परिभाषा से, कुछ डेफिनेशन से फॉर्मूले बने और कुछ फॉर्मूले से डेफिनेशन बनी, दोनों एक दूसरे से आपस में कोरिलेट करते हैं। अब जैसे हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि चाल बराबर होती है, क्या होती है चाल बराबर? दूरी बटे समय अंतराल। कि कोई समय की जितना समय अंतराल होगा, जितना उसे समय लगेगा, उसमें दूरी, उससे दूरी में भाग दे देंगे तो हमें चाल मिल जाती है ना। ये तो कहने का होता है चाल का फॉर्मूला। अगर किसी भी तरीके से जो समय अंतराल है उसको कर दूं मैं एकांक। एकांक कहने का मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन, कुछ भी मान लो, लेकिन होनी चाहिए एक अंक। अगर शॉर्ट उसे संधि विच्छेद करोगे, हिंदी वाले अच्छे से जानते होगे, 1 प्लस अंक, मतलब 1 होना चाहिए, या तो वो सेकंड हो या आवर हो या मिनट हो, कुछ भी हो। यानी अगर कहने का ये है कि समय अंतराल को एकांक कर दिया जाए, यानी ये समय अंतराल है नीचे वाला 1 हो जाए, तो चाल बराबर क्या रहेगी? सिंपली दूरी बटा 1 आ जाएगा, तो यानी चाल बराबर हो जाएगी दूरी के। तो यहीं से परिभाषा बना ली कि किसी वस्तु द्वारा, वस्तु तो बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि कुछ ना हो कुछ भी चलेगा नहीं, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, उसे हटाओ बीच में से, बराबर लगाओ, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, या चाल के बराबर होती है, या कहते हैं, कुछ भी कह लो, कि किसी वस्तु द्वारा, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, चली गई दूरी किसके बराबर है? चाल के। चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और इसे स्मॉल b से प्रदर्शित, स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या रहा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यानी फॉर्मूला रखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। सही है। अब वही दूरी की आई, विस्थापन की डेफिनेशन आई, चाल की डेफिनेशन आई। चलो उसमें तो कोई फॉर्मूला था नहीं, लेकिन अगर फॉर्मूला लिखना चाहते तो वहां लिख सकते थे कि दूरी बराबर होता चाल गुणा समय, लेकिन हमने चाल को तब तक बात नहीं करी थी, इसलिए लिखा नहीं। अब बात कर ली तो चाल बराबर, हमने दूरी की तो बात कर ली, समय की तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, समय तो बचपन से देखते आ रहे। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब क्या करेंगे? 3 चीजों के बारे में बात है। मात्रक, मात्रक निकालना। तो मात्रक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय अंतराल का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या रहता है? जितनी ऊपर है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, बटे क्या है समय, समय अंतराल क्या है? समय का मात्रक सेकंड, यानी मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। अब विमा निकालेंगे तो विमा क्या रहेगी? मीटर की विमा L, सेकंड की विमा T। तो T ऊपर जाएगा, पावर जो नीचे जो पावर वो 1 है, ऊपर जाएगी तो LT -1 हो जाएगी। राशि है हमारी अदस्य, यानी इसको दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की। इसके नेक्स्ट है चाल के प्रकार।
चाल के प्रकार। चाल के प्रकार। चाल भी होते हैं दो प्रकार, एक होती है एक समान चाल और एक होती है असमान चाल। चाल दो प्रकार की होती है। नंबर एक समान चाल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी तो वो वेग हो जाएगा, तो हम आगे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। नंबर 2 असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चाल कितने प्रकार की होगी? एक तो चाल था, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब चाल होती है हमारी दो प्रकार की, एक होती है एक समान चाल और एक होती है असमान चाल। अब जैसे नाम से पहले से होता है एक समान चाल, यानी कोई वस्तु है जिसकी स्पीड जो है, चाल जो है वो एक समान है। असमान में क्या है कि अलग अलग हो रही है। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें कि कोई बच्चा है एक्स, ठीक, उसने 1 बजे वो कहीं से चलता अपनी बाइक लेकर 2 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच में उसने 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली। 3 बजे आया, 2 से 3 बजे के बीच में 80 कर ली, 40 ही करो, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर 1 से 3 लेते तो 80 हो जाती। फिर 3 से 4 में आया, फिर उसने 40 कर ली। यानी हर घंटे उसने जो अपनी दूरी जो तय करी है अपनी बाइक से, अपनी कार से, जो भी रहे उसके पास, उसने हर एक घंटे में 40 किलोमीटर चला। यानी यहां से चाल निकालोगे तो कितनी है चाल? दूरी ये रही, समय कितना लगा? 2 में से 1 बजे से 2 बजे के बीच में कितना समय हो गया? 1 घंटा। चाल कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी चाल कितनी आ गई इस वाले केस में? 2 से 3 के बीच में 40 किलोमीटर पर आवर। 3 से 4 के बीच में यहाँ भी 40 किलोमीटर पर घंटा आ गई। यानी समान समय तो लगाया, एक एक घंटे का समय लगाया। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, कि एक एक घंटे में उसने हर बार दूरी समान तय करी है ना। तो डेफिनेशन जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय की जाए तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। और असमान चाल क्या होगी? जिसमें समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करी जाए तो वो हमारी असमान चाल कहलाएगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एक समान चाल। सॉरी एक समान चाल क्या बनेगी भैया? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। कहने का क्या मतलब हो गया कि एक समान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की जो चाल है वो एक समान चाल कहलाएगी। और असमान चाल क्या हो जाएगी? सेकंड, असमान चाल की भी डेफिनेशन सेम, कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यहाँ कह रहे हैं एक समान में तो समान दूरियां तय करे, यहाँ कह देंगे भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उस वस्तु की चाल को हम असमान चाल कहेंगे। यदि कोई वस्तु
सेम बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन, बस समान दिए गए, अलग कर देना कि एक यदि कोई वस्तु समान समांतराल में, टाइम एक जैसा होना चाहिए, समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। जब एक समान चाल की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय कर रही है तो हम उसकी चाल को एक समान चाल कह रहे हैं। और जब असमान की बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, भिन्न भिन्न दूरियां डिफरेंट हो, अगर दूरियां डिफरेंट होगी समान टाइम पीरियड में तो जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है। अगर सेम टाइम में सेम दूरी कवर हो रही है तो वो चाल एक समान है। अब हम इसके बारे में इसके आगे कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी हमारे असमान चाल के भी एक दो प्रकार है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि चाल के कुछ स्पेशल केस है कि औसत चाल वगैरह निकालते हैं हम इसमें। और असमान चाल के दो प्रकार होते हैं, एक औसत चाल, एक तात्क्षणिक चाल। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। फिर उसमें कुछ एक स्पेशल वगैरह पॉइंट्स है, न्यूमेरिकल्स वगैरह है। फिर उसके बाद आएंगे हम चाल के बाद वेग पर, कल के बारे में। ठीक है।